नमस्कार दोस्तों, रेडियो धूम के खास कार्यक्रम गेस्ट ऑफ द डे में मैं आरजे तनय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद हमारे चिकित्सा विज्ञान का सबसे प्राचीन और अमूल्य भाग है। ये आज भी अपना अलग महत्व रखता है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और स्वस्थ शरीर के लिए खान पान और दिनचर्या आदि का सही होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज हमारे बीच इसी विषय पर बातचीत करने के लिए रायगढ़ के जाने माने आयुर्वेद चिकित्सक संजीव गुप्ता उपस्थित हैं। आइए हम इनसे रूबरू होते हैं। रेडियो धूम के कार्यक्रम गेस्ट ऑफ द डे में आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे श्रोताओं को भी नमस्कार और आपको धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन है, आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई कहाँ से हुई है और आप जॉब कहाँ पे करते हैं, कितने वर्षों से आप इस क्षेत्र में कार्यरत हैं? मैं डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता, मैं आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी इस समय वर्तमान में तमनार ब्लॉक में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी ग्राम हमीरपुर में पदस्थ हूँ और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं लोक सेवा आयोग द्वारा 2010 में सेलेक्ट हुआ हूँ और 2010 से मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ। मेरी पहली पोस्टिंग हमीरपुर में ही है। उसी समय से मैं आयुर्वेद का लाभ जनमानस में पहुँचा रहा हूँ जी। मेरे फैमिली में मेरी 2 बेटियाँ हैं और मेरे माता पिता। इस समय हम लोग रायगढ़ ज़िले में विकासखंड तमनार के ग्राम हमीरपुर में निवास करते हैं और जनमानस की सेवा में लगे हुए हैं जी। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद के बारे में हमें थोड़ी बहुत तो जानकारी है और हमारे श्रोताओं को भी होगी, लेकिन इस विषय में अगर आप कुछ और हमें बता सकें तो हमें अच्छा लगेगा। आयुर्वेद शब्द से आप आयुर्वेद के बारे में जानना चाहें तो देखिए, आयुर्वेद शब्द से आयु, जो हमारी आयु को बढ़ाए, ऐसा ज्ञान विज्ञान ही आयुर्वेद कहलाता है। हम सभी जानते हैं कि सभी लोग प्रयास करते हैं कि हमारी आयु सुखपूर्वक बीते और अधिक से अधिक आयु हम जी सकें जी। इसके लिए हमारे महर्षियों ने वेदों में आयुर्वेद का ज्ञान संभाल के रखा है और उसी आयुर्वेद से हम आज जनमानस की सेवा में लगे हुए हैं। प्राचीन काल में आयुर्वेद में चिकित्सा का बहुत विकास था, जो वर्तमान में धीरे धीरे फिर से लोगों के सामने आ रहा है। आयुर्वेद में एक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। आयुर्वेद में चिकित्सा का पहला उद्देश्य है स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य को बनाए रखना, जिसे हम प्रिवेंटिव मेडिसिन कहते हैं, जिस पे वर्तमान में सबसे ज़्यादा कार्य हो रहा है। क्योंकि हम रोगों को होने से ही बचा लें तो बहुत सारा पैसा, शरीर को मेडिसिन से जो होने वाली क्षति है उसको हम रोक सकते हैं। दूसरा होता है आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, मतलब रोग हो जाने के बाद उसका इलाज करना। तो आयुर्वेद में स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम पे बहुत सारा ज्ञान दिया गया है और मैं भी अपने क्षेत्र में अपने आसपास के ग्रामवासियों को आसपास की जड़ी बूटियों से, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं वर्तमान में चिकित्सा के साथ कुछ औषधीय पौधों पर अध्ययन कर रहा हूँ। वो औषधीय पौधे जो हमारे प्राचीन समय में हमारे ग्राम के लोग, हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग जिनका सेवन करते थे, अनायास ही सेवन करते थे, जिनसे उनकी आयु बहुत अच्छे से सुखपूर्वक और लंबी बीतती थी, आज उसका सेवन कम हो जाने के कारण ग्राम के लोग भी बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन सब जड़ी बूटियों को फिर से पहचान करके वर्तमान में हमारी जो पीढ़ी है उसको इसका पहचान कराया जाए, उसको वर्तमान परिवेश के अनुसार उन्हें उपयोग बताए जाएं, जिससे वो उनका सेवन करके आधुनिक जीवन शैली में अपने बदलाव के साथ अच्छी आयु को सुखपूर्वक जी सकें। मैं समय समय पर वनांचल में जाकर बहुत सी औषधियों का अध्ययन करता हूँ जी, पहचान करता हूँ और उन्हें संरक्षण करने का प्रयास करता हूँ। जी जी जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब कि
आप लोगों का इलाज तो करते ही हैं, लेकिन साथ में आप जो हमारा पुराना आयुर्वेद है, इतने सालों पुराना, आप उसको वापस लाना चाहते हैं। और कई ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं, औषधियाँ हैं, जिनका उपयोग अभी वर्तमान समय में लोग नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को आप दोबारा लोगों के बीच लाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। चलिए अब इंटरव्यू में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, दैनिक दिनचर्या में आयुर्वेद का क्या महत्व है, आप हमें इस बारे में बताएं। क्या घर के मसालों में भी आयुर्वेद छुपा हुआ है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैंने आपको बोला आयुर्वेद का प्रथम सिद्ध है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। हमारे महर्षियों ने कोशिश की कि हम लोगों को औषधियों की पहचान कराएं और उनके उपयोग को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा प्रयास करें जिसे उन्हें बार बार बताने की आवश्यकता ना पड़े, और वो एक अनुभव के आधार पर और एक संस्कार जो हमारी दादी नानी के द्वारा धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे और लोग उसे अपनाते रहें और स्वस्थ बने रहें। इसी कड़ी में जो मसाले हमारे किचन में उपलब्ध होते हैं, अगर आप देखें तो वर्तमान में मसाले उस किचन से गायब हो गए हैं और पिसा हुआ मसाला किचन में शामिल हो गया है। उस पिसे हुए मसाले के पैकेट पे तो सारे मसाले के नाम रहेंगे जी, लेकिन आप देखेंगे कि उसके अंदर शायद वो सब चीज़ें नहीं हैं जो हमारे महर्षियों ने बड़े ही खोज के बाद तमाम बीमारियों से बचाने के लिए जी किचन में जोड़े थे। जैसे जीरा, 2 प्रकार के जीरे होते हैं, काला जीरा, सफ़ेद जीरा, जिसे नॉर्मल जीरा कहते हैं। इसके बाद काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता, इलायची, कबाब चीनी, जायफल, जावित्री, मगरेला, छबीला, इस तरह करके बहुत सारे मसाले हमारे किचन में उपलब्ध होते थे। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये मसाले हमारी विभिन्न प्रकार की पाचक अग्नि, हमारे खाना पचाने की जो एक अग्नि होती है, उस अग्नि को बढ़ाने और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में असरकार होती थी जी। आयुर्वेद में अगर आप देखें तो उस ज्ञान में विज्ञान छिपा हुआ है। आयुर्वेद में कहा गया है कि प्रायः सभी आहार का जो वैषम्य होता है, विषमता, खाने की विषमता जी, वो अजीर्ण को उत्पन्न करती है। और आपके आमाशय में अजीर्ण की उत्पत्ति हुई तो आप जान लीजिए कि सभी रोगों की जड़ वही है। अच्छा। मंदाग्नि सभी रोगों का मूल है। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपका पेट सही है, पाचक अग्नि, जिसे हम लोग पाचक अग्नि बोलते हैं, अगर आपकी पाचक अग्नि सही है तो आप स्वस्थ रहेंगे। आज जो हम गरम मसाले के नाम से पिसा हुआ मसाला यूज़ करते हैं, उस मसाले में आपको वो औषधीय गुण जो हम खड़ा मसाले में यूज़ करते हैं वो नहीं मिल पाता है जी। तो मैं अपने श्रोताओं से एक गुजारिश करूँगा कि आप खड़े मसाले को अपने किचन में फिर से जोड़िए। उन खड़े मसालों का सेवन खाने में, खाना बनाने में इस्तेमाल करिए। आप देखेंगे कि आपके पेट संबंधी बीमारियों में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो आपने जैसे बताया डॉक्टर साहब कि घर के मसाले जो होते हैं विभिन्न प्रकार के, वो हेल्थ के लिए बहुत ही कारगर होते हैं, पाचन क्रिया के लिए खासकर बहुत ही असरदार होते हैं जी। बहुत अच्छी बात आपने बताई, और हमारे श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं निश्चित तौर पर इस चीज़ को फॉलो भी करेंगे, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ ये कहा जाता है। तो सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे इस बात को सुनकर। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई है हमारे श्रोताओं को आयुर्वेद के बारे में। अच्छा, हमारा एक सवाल था डॉक्टर साहब, अभी जो पिछला समय गुजरा है कोविड का, वो काफ़ी गंभीर था सभी लोगों के लिए। तो आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे हम कि कोविड या अन्य संक्रामक बीमारियों में आयुर्वेद किस तरह से मददगार साबित हो सकता है? कोविड के बाद जो अभी समय बीत रहा है, उस समय आयुर्वेद में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम सभी के लिए मददगार साबित हो सकती हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से? आपने अच्छा सवाल पूछा है। कोविड-19 अभी जो एक महामारी निकली है, सभी पैथी ने अपना अपना योगदान दिया है। हम आयुर्वेद से बताना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार की संक्रामक बीमारी से बचने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है जी। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको किसी निश्चित औषधि की सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। हमने आपको बताया था कि आहार वैषम्य, आहार सेवन की विषमता
पथ्य अपथ्य का सेवन, जो आहार हमारे शरीर के लिए उपयोगी ना हो, हम उसका सेवन करेंगे तो हमारी अग्नि मंद हो जाएगी, पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाएगी और हमारा अच्छा खाना, हर तरह का अच्छा खाना हमारे किसी काम नहीं आएगा और हमारी इम्यूनिटी को घटा देगा। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना आपकी संक्रामक बीमारियों से बचने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आप रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो आप आयुर्वेद में दिए गए आहार के नियम का पालन करिए जी। तो आपका आहार का पाचन अगर सही ढंग से होने लगा तो आपका आहार, जिसे हम आयुर्वेद में महाऔषध बोलते हैं, आप समझते हैं कि औषधि और महाऔषध में कितना अंतर है जी। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि आहार प्राणियों के प्राण को बढ़ाता है, वही आहार अगर युक्तिपूर्वक ना लिया जाए तो आदमी के जीवन को कष्टदायी बना सकता है जी। अब अगर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए औषधियों की बात करें तो ऋतु अनुसार अलग अलग औषधियाँ सेवन करने को कहा गया है जी। जैसे कोविड में हम लोगों ने आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियों को लोगों तक पहुंचाया जी। बहुत सारे काढ़ों को लोगों को सेवन करने का सुझाव दिया। तो जैसे अगर हम कहें तो अश्वगंधा, शतावरी, बिदारी, ये औषधियाँ हैं, कुछ प्रिपरेशन हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए हैं, जैसे सुदर्शन चूर्ण हुआ, I-64 हुआ, बेवशादी बटी हुई, इस तरह की जो कुछ औषधियाँ हैं। साथ में काढ़े के रूप में जो काढ़ा बताया गया था उसमें दालचीनी, तुलसी पत्र, काली मिर्च, सौंठ पाउडर का काढ़ा बना के मात्रावत डाल के सेवन करने के लिए कहा गया था। इस तरह के और भी चीज़ें हैं जिन्हें आप ऋतु अनुसार इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। बस मेरा कहना यही है कि अगर आप अपनी पाचन क्रिया को बेहतर बना के रखते हैं और उसमें आयुर्वेद की मदद लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी उसी आहार से बेहतर ढंग से बढ़ सकती है और आप संक्रामक बीमारियों से बच सकते हैं या बेहतर ढंग से लड़ के निकल सकते हैं। जी जी जी। मतलब किसी भी बीमारी के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का अच्छा होना ज़रूरी होता है और आयुर्वेद में ये सब चीज़ें हैं, अगर हम इनका सेवन करते हैं तो इम्यूनिटी पावर बूस्ट होता है। हमारे महर्षि बोल गए हैं कि आप जहाँ पर निवास करते हैं आपको वहीं पर वो सारी दवाएं उपलब्ध होती हैं जो आपके शरीर को बेहतर ढंग से स्वस्थ रख सकती हैं जी। तो कोशिश करें कि आप एडवर्टाइजमेंट या तमाम तरह के प्रचारों का अपने ऊपर प्रभाव ना पड़ने दें। आहार योग्य सब्जी, फल, अन्य अन्न हैं, उनका सेवन करने का प्रयास करें, वही आपको स्वस्थ रखने में सबसे ज़्यादा मददगार होंगे। बाहर के ऐड में या तमाम तरह की जो भ्रामक जानकारियां हैं उनसे बचने का प्रयास करें। आपको अपने आसपास सब कुछ उपलब्ध होगा जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मददगार होगा। आपके कहने का तात्पर्य है कि स्वस्थ रहने के लिए जो आहार का संतुलित होना या निश्चित जो आहार होते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं उनको ही लेना बेहतर होता है। जी डॉक्टर साहब, और भी बातें होंगी। चलिए अब आज के कार्यक्रम गेस्ट ऑफ द डे में आगे बढ़ते हैं और फिर से डॉक्टर साहब से हम रूबरू होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, सामान्यतया जो बीमारियां होती है उनके लिए घरेलू उपचार के लिए कौन से पौधे होते हैं जो हम घर में उगा सकते हैं, या कहें तो होम हर्बल गार्डन जो कहा जाता है, उसके बारे में कुछ बताएं हमारे श्रोताओं को। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं इस क्षेत्र में भी अपना एक कार्य कर रहा हूँ। शहरी क्षेत्र में लोगों के पास जगह कम होती है तो कोशिश ये रहती है कि गमलों में जो पौधे आ जाएं जो ज़्यादातर आपके काम आ सकें। तो शहरी क्षेत्र में जैसे आप गिलोय का पौधा जो एक बेल के रूप में रहता है, और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि गिलोय जिसे कोविड में बहुत अच्छा योगदान दिया, जिसे गांव में गुंची नार कहते हैं, गुड़ुची कहते हैं, अमृता कहते हैं, नाम से ही साबित होता है यह अमृत के समान गुणकारी होती है और ये इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर का काम करती है। सभी प्रकार की ज्वर संबंधी बीमारियों में, पित्त संबंधी बीमारियों में आपको ये बहुत अधिक कारगर है। इसको आयुर्वेद में रसायन औषधि बोला गया है। अमृत के समान गुण दे के स्वस्थ बनाए रखने में कारगर हो। इसके बाद अब घृत कुमारी जिसे हम लोग एलोवेरा कहते हैं, इसको आप गमले में लगा सकते हैं। इसको आप किस तरह यूज़ करेंगे, तो जैसे आज के समय में कब्ज की समस्या ज़्यादा है तो कब्ज की समस्या के लिए आप प्रातःकाल 1 चम्मच इसका जो पल्प होता है आप लेके और पानी से खा सकते हैं।
साथ में से त्वचा रोग में भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ आप अगर घुटने के दर्द होते हैं तो आप इसके पल्प को घुटने में मालिश कर सकते हैं, उसमें भी ये आपको लाभ देता है जी। साथ में सिर दर्द, अक्सर सिर दर्द की समस्या लोगों को रहती है, तो उसमें आप मंडूकपर्णी और ब्राह्मी 2 प्रकार की लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जिनको आप घर में लगा सकते हैं गमले में, और आप इनका रस निकाल के आप लोकल अप्लाई माथे पे कर सकते हैं, ये भी आपके काम आ सकता है। साथ में कभी यूटीआई जैसी समस्या, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसी समस्या अगर आती है तो प्राथमिक उपचार के रूप में आप इनका रस 1 चम्मच शहद मिला के ले सकते हैं। अगला पौधा है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास के बारे में बताऊंगा आपको। लेमन ग्रास विटामिन ए का एक स्रोत है। अगर सर्दी जुखाम अगर आपको होता है तो आप सुबह से इसका काढ़ा ले सकते हैं। आपको हमारे ज़्यादातर ग्रामवासी लाल चाय के रूप में एक चाय बनाते हैं, तो हम बोलेंगे कि उस चाय में आप लेमन ग्रास की पत्ती को भी डाल सकते हैं और आपकी सर्दी जुखाम में बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैं स्वयं इसका इस्तेमाल करता हूं और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ग्रीन टी के रूप में आप इसे इस्तेमाल रेगुलर कर सकते हैं। ये आपके विटामिन ए को आपको प्रदान करता है और उससे आपको लाभ देगा। फिर इसके बाद आता है हर श्रृंगार, जिसे हम लोग पारिजात कहते हैं और अपने धर्म की भाषा में इसे स्वर्ग का पौधा कहते हैं। इस पौधे की खास विशेषता ये है कि इसके फूल सुबह सूर्य की किरण के पहले ही गिर जाते हैं। इस पौधे का स्वास्थ्य लाभ ये है कि इसके पत्ते घुटने के दर्द में, बुखार में बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। आप 2 पत्ते का 1 गिलास पानी में काढ़ा बनाइए, 1 कप बचने के बाद उसका सेवन करिए, आपके घुटने के दर्द में अतीब लाभकारी है। अच्छा जी। साथ में ज्वर संबंधी बीमारियों में इस पत्ते का सेवन हमारे ग्रामवासी बहुत समय से करते आ रहे हैं और वो अपनी भाषा में इस हर श्रृंगार को गंगा शिवली बोलते हैं। इसके बाद आता है गुड़मार। सभी लोग जानते हैं गुड़मार शुगर की बीमारी में काम आता है। ये आपके मीठे स्वाद की टेस्ट बड को कुछ समय के लिए न्यूट्रल कर देता है, जिससे आपको मीठे का स्वाद नहीं अनुभव होता है। ये शुगर की बीमारी में शुगर के लेवल को कम करने में सहायक है। इसके बाद मीठी नीम, सभी जानते हैं हमारे बहुत सारे के पकवानों में मीठी नीम का हम इस्तेमाल करते हैं जी। लेकिन आप ये भी जानिए कि मीठी नीम आपके पाचन क्रिया के साथ बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में बहुत मददगार होता है। अच्छा। कोशिश करें कि आप घर पे बनने वाले अधिकांश पकवानों में इस मीठी नीम की पत्ते का सेवन करें। इस तरह ये कुछ पौधे हैं जो आपको घर के गार्डन में, गमलों में कम जगह में लगाए जा सकते हैं और आप इनसे तमाम तरह की मौसमी बीमारियों में प्राथमिक उपचार में सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी कि ये विभिन्न पौधे हैं जिससे हम सामान्य रोगों का उपचार घर पर ही कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन सभी पौधों के नाम आप एक बार फिर से दोहरा दें ताकि हमारे जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो इन पौधों के नाम लिख लें और कहाँ से ये उपलब्ध हो सकते हैं आप ये भी बताएं, और देखभाल है पौधों की वो कैसे हो सकती है कृपया इस बारे में भी बताएं ताकि हमारे जो श्रोता हैं आपकी बताई गई जानकारी का अच्छी तरह से लाभ ले सकें। बहुत अच्छा, मैं चाहूँगा बिल्कुल लिखिए इसको। गिलोय, घृत कुमारी, मंडूकपर्णी, लेमन ग्रास, हर श्रृंगार, उसे पारिजात भी कहते हैं, गुड़मार, ब्राह्मी, मीठी नीम, ये कुछ पौधे हैं जिन्हें आप अपने घर पे गमलों में लगा सकते हैं। इनकी उपलब्धता के लिए आपके रायगढ़ में 2-3 जगह नर्सरी हैं, इनकी उपलब्धता हो सकती है। अगर उसके बाद भी आपको अगर उपलब्ध नहीं होते हैं तो आप अपने आसपास निकट के आयुर्वेदिक औषधालय में संपर्क कर सकते हैं। वो आपकी इसकी उपलब्धता के लिए आपको कोई ना कोई अच्छी जानकारी ज़रूर देंगे। साथ में आप रविवार को लगने वाले हाट बाज़ार में, जो रायगढ़ में रविवार मार्केट में लगता है, वहाँ भी आप जाके एक बार देख सकते हैं। बहुत से सब्जी वाले कुछ औषधीय पौधों को लेके आते हैं, आप उनसे भी इनको वहाँ से ले सकते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली डॉक्टर साहब और हमारे श्रोता निश्चित तौर पर इस जानकारी का फ़ायदा लेंगे।
चलिए अब आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर साहब से फिर कुछ बातें करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी देखा जा रहा है प्रदूषण की वजह से बालों का झड़ना काफ़ी आम समस्या हो गया है। मुझे लगता है कि हर 10 में से 8 व्यक्तियों को ये समस्या देखी जा रही है। तो क्या आप बता सकते हैं कि आयुर्वेद में इस समस्या के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं कि बालों का झड़ना कुछ कम हो जाए? देखिए, वर्तमान में अधिकांश लोगों को बालों की समस्या है, आपने सही बोला। और बाज़ार में आपको गिनती नहीं कर सकेंगे इतने तरह के तेल और औषधियाँ जो एक दावे के साथ उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी जनता को उससे लाभ बहुत कम मिलता है, क्योंकि कुछ लोग उसे कुछ दिन सेवन करने के बाद बोलते हैं अब लाभ नहीं हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बालों की समस्या कई प्रकार से हो सकती है, जिनमें अगर हम कुछ मुख्य बातों पर ध्यान रखें तो हमारे खान पान उसमें सबसे मुख्य है। बालों का झड़ना, हमारे बालों की जो जड़ है उसका मजबूत ना होना, हमारे शरीर में जब हम कोई पोषक तत्व लेते हैं, जब हम आहार लेते हैं, तो उसके पोषक तत्वों से हमारे शरीर के विभिन्न भागों में विकास होता है जी। अगर हम बालों के विकास की बात करें तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। शरीर में वर्तमान में लोग प्रोटीन का सेवन कम करते हैं। प्रोटीन की कमी के कारण शरीर में बालों का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। दूसरा, जब हम बालों में बाहरी रूप से जो तेल और अन्य साफ़ करने के लिए शैम्पू का यूज़ करते हैं, वो भी कई हद तक हमारी सेंसिटिविटी के कारण हमें बालों के लिए नुकसानदायक होता है। मैं अपने से एक बात कहूँगा कि आयुर्वेद में प्राचीन काल से बालों के लिए रीठा, आंवला, सिकाकाई 3 पदार्थों को बोला गया है। और हमारे जो माताएं बहनें हैं पहले के समय में इनका यूज़ करते थे बालों में, और उन्हें बालों की समस्याएं बहुत कम होती थीं और साथ में घने काले लंबे बाल हुआ करते थे। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इसका सेवन का प्रयास करें। इसको आपको रीठा, आंवला, सिकाकाई तीनों को लेके पानी में डालना है। 2-3 घंटे बाद, या हो सके तो रात को आप डाल दीजिए। सुबह इस पानी को एक बार बॉयल करिए, सामान को निकाल के उस पानी को ठंडा करके और अपने बालों को धोइए। और इसको अपने बालों के लिए आप हफ्ते में 2 दिन यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके बालों में बहुत फ़ायदा हुआ है। साथ में आप जो तेल का यूज़ करते हैं उस तेल को गौर करिए, क्या यह आपके बालों के लिए अच्छा है। आप भ्रामक प्रचारों में मत पड़िए। मैं जैसे लोगों को बताता हूँ कि आप जैसे कोई भी तेल, नारियल तेल है, सरसों का तेल है, अन्य तेल भी लाभकारी हो सकते हैं, लेकिन आपको खाने पीने में जो परहेज है, जो खाने पीने में आपका पोषक तत्व है, संतुलित आहार है, उस पर ध्यान रखते हुए फिर आप अन्य बाहरी उपयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। जी, तो ये प्राकृतिक चीज़ें हैं जिससे बालों के झड़ने को हम रोक सकते हैं, या बालों को अगर ग्रोथ चाहिए उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको आहार में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना होगा, जो कि आज बहुत कम मात्रा में लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं। प्रोटीन बालों के लिए ज़रूरी है, तो मैंने आपको बताया प्रोटीन का सेवन बढ़ाइए। तो और चलिए अब डॉक्टर साहब से फिर से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एनीमिया जो सामान्यतः हम जानते हैं खून की कमी, और कुपोषण, ये दोनों की समस्या काफ़ी देखी जा रही है, और इससे बचाव की दिशा में आयुर्वेद किस तरह से सहायक हो सकता है? और एक बात डॉक्टर साहब, ये अभी आजकल देखा जा रहा है मोटापा, ये भी एक गंभीर समस्या का रूप लेकर सामने आ रहा है, तो हमारे श्रोताओं को इस बारे में कुछ बताएं आप। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आपके सारे सवाल बहुत अच्छे लगे मुझे। मैं आपको इस बारे बता रहा हूँ कि मैं जो अभी अध्ययन कर रहा हूँ कि अपने छत्तीसगढ़ में जो हमारी माताएं बहनें पहले के समय में जो भाजियाँ और जो हमारे कांदा जिसे हम ट्यूबर्स कहते हैं, उनका सेवन करते थे और अनायास ही सेवन करते थे, और उससे वो उन्हें एनीमिया, कुपोषण और शरीर में बहुत सारे लाभ प्राप्त होते थे। जी, मैं इसी दिशा में आपको कुछ भाजियों के बारे में बताऊंगा जिसका मैंने अध्ययन किया है और अभी भी जारी है, और कुछ कांदे के बारे में बताऊंगा। ये सब चीज़ें आपके मोटापे को कम करने में भी कारगर होंगी। जी, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ भाजियों के नाम बताता हूँ जिन्हें आप जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे
तो जानिए। और मेरा उद्देश्य ये है, मेरे अध्ययन का, मेरी रिसर्च का उद्देश्य है कि मैं इन चीज़ों को पहचान करूं, इनके उपयोग को वर्तमान परिवेश के अनुसार आपको बताऊं, आप इसका सेवन बढ़ाएं और स्वास्थ्य लाभ लें। जैसे देखिए, छत्तीसगढ़ भाजियों के लिए फेमस है। सबसे अधिक भाजियाँ छत्तीसगढ़ में खाई जाती हैं जी। यहाँ 65 से 70 प्रकार की भाजियाँ अलग अलग जगहों में खाई जाती हैं। मैं इनमें से कुछ मुख्य भाजियों के नाम ले रहा हूँ, कुछ भाजी छूट सकती हैं जी। आमरी भाजी, बथुआ भाजी, बोहार भाजी। बोहार भाजी की विशेषता ये है, इसे भाजियों का सरताज कहा जाता है। सबसे महंगी भाजी यही बिकती है। इसके बाद चौलाई भाजी, चैंच भाजी, सुनसुनिया भाजी, गोल, गुम्मी, करेला, करमत्ता, कोचई, कोयलार, कुमड़ा, कुसुम, मूढ़ी, मोखला, लाल, मेथी, मूली, मुनगा, पालक, पटवा, पथरी, पोई, सरसों वगैरह वगैरह बहुत सारी भाजियां हैं। हम आपको थोड़े से मैं भाजियों के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले चैंच भाजी, ये गर्मियों में मिलती है और इसको उड़द की दाल की बड़ी के साथ खाते हैं। हमारी जो माताएं बहनें हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों ने देखा कि प्रोटीन की कमी ना होने पाए। आप मोटापे की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोटापे में एक बड़ी वजह हमारे मसल्स की कमज़ोरी है। जो पेट की मसल्स है, उसमें प्रोटीन की कमी के कारण, पर्याप्त विकास ना होने के कारण मोटापे की एक वजह प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन की कमी से मसल्स में जो स्ट्रेंथ होती है वो कम रहती है। जो हमारा स्टमक वाला एरिया है, वहाँ पर मसल्स की कमज़ोरी से हमारा पेट बाहर की तरफ निकल आता है। आप जानते होंगे कि कुपोषण 2 प्रकार का होता है। एक होता है एनर्जी की कमी के कारण, जिसे हम ज़्यादातर मैरिस्मस बोलते हैं। एक क्वाशियोरकर होता है जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो अब आप देखेंगे कि इन भाजियों के साथ हम अपनी कुपोषण, एनीमिया और मोटापे की समस्या से निजात पा सकते हैं। हमने बोला चैंच भाजी, ये भाजी आपकी भूख बढ़ाने का काम करती है। ये आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। इसमें फोलिक एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद आती है तिबरा भाजी। तिबरा भाजी के बारे में एक कविता है, हमारे रमेश कुमार चौहान जी ने एक कविता लिखी थी इसके बारे में। तिबरा भाजी रांधियो सुद्धर भुज बघार, हरियर मिर्चा डाल दे बने रहे ना धार, बने रहे ना झार, बुरक दे धनिया पत्ती, ऐसन भाजी भात मिठाबे भोला अत्ती, तेयऊ लाबे तोर खेत में लहसे भाजी, चुरकी रखबे जोर सूख सा तिबरा भाजी। देखिए, हमारे कवि महोदय भी इसको कविताओं के माध्यम से प्रचारित करते हैं, जिससे लोग इसके नाम को जानें, उपयोग करें और फ़ायदा लें। ये भाजी आपको खून बढ़ाने में मदद कर सकती है। इसके बाद आती सुनसुनिया भाजी। इस भाजी को भी पहचान दिलाने के लिए इसकी एक पहेली बनाई गई है। एक धारन के 4 पत्तियाँ, बताइए क्या है? तो इसे बोलते हैं सुनसुनिया। ये सूखी सब्जी और चटनी के रूप में खाई जाती है। ये इस भाजी का सेवन करेंगे तो आपको एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मददगार है। ये कोरोना जैसी संक्रामक बीमारियों से बचने में बहुत ही लाभदायक है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में मिलता है। इसके बारे में एक खास बात है कि इसको खाने वाले को बुखार कोसों दूर भागता है जी। और ये अस्थमा में भी बहुत लाभकारी है। अगली भाजी है खपरा भाजी, जिसे हम लोग गधपूर्णी भाजी कहते हैं। ये भाजी एक ऐसी भाजी है जो आपके किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बना के रखती है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके किडनी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। इसका नाम है पुनर्नवा खपरा भाजी, जो फिर से आपके किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। पुराने समय में बुखार उतारने के लिए इसका सेवन किया जाता था। अगली है कांदा भाजी। ये भाजी फाइबर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपको प्रदान करती है। विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद है मंडूक पर्णी भाजी। ये कई तरह के पेट दर्द की सर्दियाँ दवा है। सबसे ज़्यादा इसका स्वाद आलू के साथ आता है। आप सेवन करेंगे तो आपको पता चलेगा। अगली भाजी जो इस गर्मी के मौसम में मिलती है उसे करमत्ता भाजी कहते हैं या कलमी भाजी कहते हैं। इसे
कर्नाटक में आनी शुप्पू भी कहते हैं। ये खून की मात्रा बढ़ाती है, दांतों और हड्डियों के लिए बहुत लाभदायक होती है। बीटा कैरोटीन, कैल्शियम, आयरन और त्वचा के लिए बहुत अच्छी है। इससे बीपी संतुलित रहता है जी। अगला है कुसुम या बर्रे भाजी। ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसकी चाय भी पीते हैं और इसमें आयरन, प्रोटीन, कैरोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में सहायक है। इसके बाद आती है कुल्फ़ा भाजी। ये बहुत अच्छी भाजी है और कहा भी जाता है कि इस भाजी को मैंने पढ़ा था कि गांधी जी की ये पसंदीदा भाजी है। और इस भाजी की खास बात ये है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हमें ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी अन्य बीमारियों से बचाता है। ये इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस भाजी को भारत के द्वारा पूरे संसार को दिया हुआ गिफ्ट माना गया है। इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड कहा गया है। इसमें गाजर से 7 गुना ज़्यादा बीटा कैरोटीन होता है जो आँखों के लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद आता है हड़जोड़ भाजी। इस भाजी की खास बात यह है कि हड्डियों संबंधी तमाम बीमारियों में इस भाजी का सेवन बहुत अधिक लाभकारी होता है। आज के समय जोड़ों, कमर दर्द में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। हम दर्द की गोली खा के ही रह जाते हैं और आराम नहीं मिलता है। तो कोशिश करिए कि इस भाजी के उपयोग के बारे में जानिए। इसे सिंगारी या हड़जोड़ भाजी कहते हैं जी। अगला है मखना भाजी, आप जानते हैं। फिर आती बुहार भाजी। यह भाजी में कैल्शियम, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और ये भाजी सबसे महंगी और भाजियों की सरताज कही जाती है। इस भाजी को चने की दाल, दही के साथ आप खा सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए समय बहुत कम होने के कारण आपको संक्षेप में ही जानकारी दे रहे हैं। जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई और विशेष तौर पर अभी जो गर्मियों में भाजियाँ आ रही है, जो हमारे श्रोता हैं वो सुनकर निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा लेंगे और इससे स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा उन्हें। डॉक्टर साहब, अभी देखा जा रहा है कि दवाओं के साइड इफ़ेक्ट को लेकर लोग काफ़ी चिंतित हैं कि दवाएँ असर तो करती हैं लेकिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो क्या आयुर्वेद में इस चीज़ से बचने के लिए कुछ उपाय हैं कि दवाओं का साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो कम हो जाए या नुकसान से हम बच सकें? आपने बढ़िया सवाल किया है। मैं इसके बारे में यही बताना चाहूँगा कि जब भी आप अपना इलाज कराएं तो कोशिश करें कि रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर को ही दिखाएं जी, और अपने रोग के बारे में जानने की कोशिश करें। दवाओं के नाम के बारे में, दवाओं का क्या साइड इफ़ेक्ट है, ये पूछने की कोशिश कर सकते हैं आप। साथ में आप दवाओं के साथ में अपने आहार पे थोड़ा ध्यान दें। चिकित्सक से पूछ सकते हैं कि हमें इसमें क्या सेवन करना चाहिए, क्या सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दवाओं के साइड इफ़ेक्ट हमारे आहार के साथ में अगर हम सही ढंग से और संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो साइड इफ़ेक्ट बढ़ जाते हैं। कुछ दवाओं के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। वो चिकित्सक के विवेक पर निर्भर करता है कि वो रोगी को देखकर, रोगी की अवस्था को देखकर उसको दवाएं लिखे। ये तो उनके विवेक पे है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, आप अपने आहार को संतुलित बनाने का प्रयास करें जिससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट का असर आपकी बॉडी में कम से कम हो। आप कोशिश करें कि आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं, आयुर्वेद का जो आहार संबंधी नॉलेज है उसको आप पाने की कोशिश करें जिससे आपका आहार संतुलित हो सके और आपको दवाओं के साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो। आयुर्वेद अपनाने की कोशिश करें। आयुर्वेद आपके घर से, आपके किचन से शुरू होता है और आपके बुजुर्गों और आपके आसपास के आयुर्वेदिक चिकित्सक तक जाता है। आप कोशिश करें इन सब का साथ अपने साथ रखें और आप आयुर्वेद का लाभ लेके सुखपूर्वक आयु को बिता सकते हैं। गुप्ता सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच आए और हमारे श्रोताओं को और हमें इतनी अच्छी जानकारियाँ दी आयुर्वेद के बारे में, जिससे हमें ज़रूर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें यहाँ बोलने का मौका दिया। मेरा प्रयास है कि जनमानस में श्रोताओं को आयुर्वेद का जो ज्ञान है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, उन तक पहुँचे और वो स्वस्थ रहें। मैं इस बारे में एक छोटा सा श्लोक बोलना चाहूँगा। जी बिल्कुल। कि ना तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न अपुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम अर्तिनाशनम। मतलब ना मुझे राज्य की इच्छा है, ना स्वर्ग की, ना इस धरती से मोक्ष की। मुझे तो इच्छा है दुख में पड़े हुए उन प्राणियों के,
दुख को नाश करने की। ये हमारे महर्षियों के वचन हैं जिन्हें मैं पालन करने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, आज हमने डॉक्टर गुप्ता से बातें की और जाना कि आयुर्वेद का हमारे जीवन में क्या महत्व है और स्वस्थ जीवन के लिए हमें आयुर्वेद किस तरह मददगार साबित हो सकता है। आयुर्वेद में सबसे अच्छी बात यह है कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते बल्कि साइड बेनिफिट्स ज़रूर होते हैं। दोस्तों, ये था कार्यक्रम गेस्ट ऑफ द डे, जिसका संचालन किया मैंने यानी आपके दोस्त आरजे तनय ने। इसमें तकनीकी सहयोग रहा पवन मिश्रा का और इसके प्रस्तुतकर्ता थे रमाशंकर शुक्ला। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए रेडियो धूम पर। नमस्कार।